सभी लोगों को सुविधा और न्याय की पहुंच सभी लोगों तक हो, इसकी उपाय इस नए अधिनियम में, नए संहिता में कर दी गई है। किसी के घर में पुलिस चली गई या किसी का घर घेर लिया और कुछ है भी नहीं, 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे तक पुलिस रहती है। बाद में तरह तरह के लोग, पुलिस के लोग भी पहले आते हैं, कुछ प्राइवेट लोग भी आते जाते रहते हैं पुलिस के मिली भगत में। पता चलता है कि उसके बाद सामान की रिकवरी हो गई, भाई फलाना अमुक सामान मिला, तो फंसाया जाता था। अब भी फंसने फंसाने का खेल इस नए कानून के माध्यम से समाप्त कर दिया। कुछ नए ये भारतीय न्याय संहिता में कुछ नए अपराधों को भी शामिल किया गया है, जिसका कहीं न कहीं माननीय न्यायालय के द्वारा भी अपने विभिन्न न्यायिक निर्णयों में कहा गया था और ज़रूरत भी थी, जन आकांक्षाओं के अनुरूप जिसकी अनिवार्यता थी। जैसे चीर की आड़ में सामाजिक तत्व करते थे हुड़दंग और कईयों की जान चली जाती थी और उसका लाभ कहीं न कहीं अपराधी को मिल जाता था। जैसे कोई ये क्या हुआ था, पब्लिक मॉब में मारा गया है और इसका लाभ कहीं न कहीं उठा लेते थे। अब ये पब्लिक मॉब में मारा गया है, इसका लाभ अभियुक्त को नहीं मिलने जा रहा है। सजा का इसमें प्रावधान है, वो क्या है? उसमें मृत्युदंड है, आजीवन कारावास है एवं जुर्माना है। मतलब मॉब लिंचिंग करने, हुड़दंग करने वालों को अब मृत्युदंड तक दिया जाएगा। उसमें स्पष्ट प्रावधान है मृत्युदंड का, आजीवन कारावास का और साथ साथ जुर्माना। भारत में आज से 3 नए आपराधिक कानून लागू हुए हैं, जिसके बाद सरकार लगातार इस कानून को लेकर के सभी जगहों लोगों को जागरूक कर रही है। ऐसे में तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए सीनियर अधिवक्ता रत्नेश भारद्वाज जी है, लॉ कॉलेज के प्रोफेसर भी है। सर, आज से जो है 3 नया आपराधिक कानून लागू हुआ है, आप क्रिमिनल के लॉयर भी है, क्या कुछ कौन सा जो है लागू हुआ है? देखिए, सबसे पहले जो ये 3 कानून है, भारतीय दंड संहिता 1860 का है। भारत में प्रथम विधि आयोग जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे, वो उनके नेतृत्व में भारतीय दंड संहिता 1860 का निर्माण हुआ, लागू हुआ भारत में। उसके स्थान पर भारतीय नागरिक संहिता लाया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 जो 1 अप्रैल 1974 से भारत में लागू है, उसके स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लाया गया है। और इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो भारत में पहले से लागू था, उसके जगह पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लाया गया है। ये 3 अधिनियम हैं जो अंग्रेज़ों के समय से, जिस समय 1860 में भारत देश गुलाम था, उस समय एक स्वतंत्र भारत में जो CRPC लाया गया था, वो है साक्ष्य अधिनियम जो प्रवर्तित थी। उसको तीनों संहिता में व्यापक बदलाव के साथ और सुलभतापूर्वक समझने योग्य शब्दों का समावेश करते हुए, ताकि जनमानस को भी समझने में कोई परेशानी उत्पन्न न हो, और जो भिन्न भिन्न माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जो न्यायिक निर्णयों में जिसकी ज़रूरत थी, जो जन आकांक्षाओं के लिए, जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए, या जनता को, भोली भाली जनता जिसको आज ऐसे कहें कि जो एलिगेशन लगता था पुलिस पर कि गलत केसों में फंसा दिया जाता है, झूठा कोई चीज़ सटा दिया जाता है और सटा कर जेल भेज दिया जाता है, तो इन सब मामलों से निपटने के लिए विधायिका के द्वारा बहुत ही सुंदर ये तीनों विधायन किया गया है, जिसमें आपको भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम है। जो नए कानून लाए गए हैं, इसमें जो लोगों को क्या कुछ इससे फायदा? हाँ, लोगों को फ़ायदा, आप जानते होंगे कुछ दिन पहले से जब ये संहिता देश में आया तो देश में तमाम मिथक आया, जिस पर हमारा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा भी इसको क्लियर किया गया था कि मिथक क्या आया था। तो पहले ये तो, हालांकि डेमोक्रेसी में ऐसा भी होता है, आप लोग तो जानते ही हैं कि लोकतंत्र में आलोचना करना, हमारे इधर भी जो रिसर्च स्कॉलर हैं या जो भी जूरिस्ट लोग रहे हैं, उनका क्रिटिकल एनालिसिस भी होता रहा है। लेकिन जो अफवाहें फैलाई गई थी कि नया आपराधिक कानून निजी स्वतंत्रता के लिए खतरा है, एक पुलिस राज को स्थापित करती है, तो इस पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा, होम अफेयर्स के द्वारा ये लाया गया कि ये गलत बात है। और सच्चाई यही है, अगर तीनों अधिनियमों को, दोनों संहिता और एक अधिनियम को अगर पढ़ा जाए
तो सबसे ज़्यादा जो हम लोगों को बेहद जो प्रभावित करने वाला है, दुरुपयोग के विरुद्ध तो बिल्कुल एक सुरक्षा कवच के रूप में उपाय किया गया है और पारदर्शिता लाई गई है। सभी लोगों की जवाबदेही तय कर दी गई है, चाहे वो पुलिस हो, चाहे न्यायपालिका के पदाधिकारीगण हो, और सभी लोगों को सुविधा और न्याय की पहुंच सभी लोगों तक हो, इसकी उपाय इस नए अधिनियम में, नए संहिता में कर दी गई है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को इंश्योर किया गया है, सुनिश्चित किया गया है। और क्षेत्राधिकार के मामले में आएंगे तो जैसे 0 FIR है, तो क्षेत्राधिकार का लचीलापन है। अब ये कोई सीमा है, इस सीमा पर इसका क्षेत्र है, उसका क्षेत्र है, हम नहीं FIR, कुछ नहीं, जहाँ मिल गया FIR करिए, निःशुल्क कॉपी दीजिए। निरीक्षण तंत्र की जवाबदेही तय कर दी गई है, निरीक्षण तंत्र को मजबूत कर दिया गया है। हम निरीक्षण तंत्र में अभी हम लोग तो विस्तार से चर्चा करेंगे आपके माध्यम से। अभी जैसे हम लोग के यहाँ कुर्की जब्ती की कार्रवाई होती थी, या किसी का जमा तलाशी जिसको कहते हैं, जिसको व्यक्तिगत रूप से सर्च किया जाता था कि इसके कंसस पोसेशन में कुछ है कि नहीं है, या घर की ही तलाशी ले ली जाए अगर ऐसा कहीं लगता है। आए दिन होता था कि पुलिस पर आरोप भी लगते थे और कई एक मामला न्यायालय में जब दोष मुक्ति होती थी तो हम लोग भी देखते थे कि किसी के घर में पुलिस चली गई या किसी का घर घेर लिया और कुछ है भी नहीं, 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे तक पुलिस रहती है। बाद में तरह तरह के लोग, पुलिस के लोग भी ये पहले आते हैं, कुछ प्राइवेट लोग भी आते जाते रहते हैं पुलिस के मिली भगत में। पता चलता है कि उसके बाद सामान की रिकवरी हो गई, भाई फलाना अमुक सामान मिला है। तो इन सब चीज़ों की, अब जैसे मोटरसाइकिल चेक इन के दौरान किसी को पकड़ लिए, 1-2 दिन रखे हैं, उसके बाद पता चलता है कि इसके बाद से गांजा बरामद हो गया। हमारे पास कई एक बरी भी हुए, अभी NDPS केस में बरी हुआ है और हमारा ही क्लाइंट आकर कहता था कि सर हमको गांजा नहीं पकड़ाया है, गांजा ज़बरदस्ती सटा दिया गया। वास्तव में बरी भी हुआ। निर्दोष को कहीं ना कहीं पहले निर्दोष को फंसाया जाता था, अब फंसने फंसाने का खेल इस नए कानून के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। और दूसरा, कुछ नए ये भारतीय न्याय संहिता में कुछ नए अपराधों को भी शामिल किया गया है, जिसका कहीं न कहीं माननीय न्यायालय के द्वारा भी अपने विभिन्न न्यायिक निर्णयों में कहा गया था और ज़रूरत भी थी, जन आकांक्षाओं के अनुरूप जिसकी अनिवार्यता थी। जैसे एक धारा जोड़ा गया 48, भारत में अपराधों का भारत से बाहर दुष्प्रेरण। दूसरा, आप सुनते होइएगा, हम लोग भारतीय दंड संहिता में बलात्कार शब्द को परिभाषित किया गया था, लेकिन यदि नौकरी का झांसा देकर या विवाह करने का प्रवंचना करके या प्रमोशन करने के लिए अपने ही कलीग के साथ, माने इस प्रकार से प्रोन्नति, नौकरी या पहचान छुपाकर, विवाह करने का प्रलोभन देकर, उत्प्रेरणा देकर, किसी भी प्रकार से झूठा कथन करके अगर किसी के साथ शारीरिक संबंध अगर बनाया जाता है तो पहले इसके लिए स्पेशल अपराध भारतीय दंड संहिता में नहीं था, उसको बलात्कार की धाराओं में ही पुलिस के द्वारा दर्ज की जाती थी। और इससे एक और ये होता था कि इसका लाभ भी मिलता था आरोपी को। अब ऐसी बात नहीं रही, चाहे किसी भी उम्र की महिला हो, अगर उनके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय एम्प्लॉइंग डिसीटफुल मीन्स अगर होता है तो वो दंड के भागी होंगे। या बालक को इंगेज कर लिया जाता था किसी के द्वारा। अभी जैसे बिहार में उत्पाद अधिनियमों में की जो धाराएं हैं उसमें बालक शब्द का प्रयोग, बालक को मिसयूज़ किया जाता है बड़े लोगों के द्वारा शराब पहुंचाने के लिए, उसके लिए नई धारा लाई गई है यहाँ पे। और आप देखे होंगे मॉब लिंचिंग, कहीं कहीं छात्रों पर हमला हो गया, मजदूर पर कहीं हमला हो गया, कहीं विशेष समुदाय के द्वारा हमला हो गया, लाठी डंडा लेकर लोग चले और समूह में हमला किए। मतलब भीड़ के यार में असामाजिक तत्व जो हुड़दंग करते थे, अब उन्हें इस धारा के अंतर में, भीड़ के यार में एक बिल्कुल आप सही कह रहे हैं
कि भीड़ की आड़ में सामाजिक तत्व करते थे हुड़दंग, और कहिए कि जान चली जाती थी और उसका लाभ कहीं ना कहीं अपराधी को मिल जाता था। जैसे कोई ये क्या हुआ था, पब्लिक मॉब में मारा गया है और इसका लाभ कहीं ना कहीं उठा लेते थे। अब ये पब्लिक मॉब में मारा गया है, इसका लाभ अभियुक्त को नहीं मिलने जा रहा है। दक्षिण कोरोलियन में ऐसा था कि आम जन पहले होता क्या था कि पंचायती जब होती थी तो कभी कभी कानून से परे हटकर कानून को हाथ में लेते हुए पंचायत लगी और पंचायत में ही सज़ा सुना दी जाती थी। और अभी भी कहीं कहीं होता होगा, सुनने में मिलता है कि पंचायत में ही मारने का सज़ा दे दिया गया। तो अगर कोई हत्या किया है तो उसको हत्या कर दो, मार दो। ये तो कानून को हाथों में लेना है। भारत में जब से देश में संविधान लागू है तो किसी भी व्यक्ति को के स्वतंत्रता को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के सिवाय उसकी स्वतंत्रता का हनन नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में इस प्रोविजंस का, इस अपराध दंड का और इस विधायन का बहुत आवश्यकता हो गया था, चूँकि जाति के आधार पर, मूलवंश के आधार पर, समुदाय के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्मस्थान के आधार पर, भाषा के आधार पर, समुदाय के आधार पर, जन्मस्थान के आधार पर, मान्यता के आधार पर हम इस धर्म को मानने वाले हैं, हम इस पंथ को मानने वाले हैं, इस आधार पर जो हिंसा होती थी, इन सभी को कहीं न कहीं रोकने के लिए इस नए प्रोविजंस का जो समावेश किया गया है, मॉब लिंचिंग शब्द जो धारा 103(2) में है, वो कहीं न कहीं हम लोगों के लिए और आज के समय में बहुत ही आवश्यकता थी। और कई एक बार सुनने को मिला था कि मजदूरों की हत्या कर दी गई है, कहीं छात्रों पर हमला हो गया है। इस सब चीज़ को रोका जाएगा। उसी में छोटा संगठित अपराध भी है, शामिल किया गया है 112 में, उसमें भी है तो आपको मिलेगा। ऑर्गेनाइज क्राइम करेंगे तो उसको रोकने दंडित किया जाएगा, ये उसको भी रोका गया है। कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ा जो प्रोविजंस है, आतंकवादी जो कृत्य था उसको कहीं ना कहीं जोड़कर बहुत अच्छा और ये वेलकम योग्य है कि कोई भी व्यक्ति यदि ऐसा कोई काम करता है जिसका जो आतंकवादी के श्रेणी में आता है तो उसको भी दंडित करने के लिए, अलगाववादी गतिविधि की श्रेणी में आता है तो उसके लिए एक नया कानून लाया गया है और नए विधायन में इसकी व्यवस्था की गई है। तो इस प्रकार से फिर राज्य के विरुद्ध अगर कोई अपराध है जिसको धारा 152 में भारतीय न्याय संहिता में जोड़ा गया है, ये क्या है भाई? तो इसमें अगर मान लीजिए हाँ, और आत्महत्या का प्रयत्न का जो अपराध आया है, कोई आदमी अब जैसे आजकल होता था आम दिनों में, सरकारी कार्यालय में चले जाओ, मेरा काम नहीं कीजिएगा तो हम सुसाइड कर लेंगे, तो उसके लिए व्यवस्था कर दी गई। पहले ऐसा नहीं था, धमकी दे के काम कंपेल कर देते पब्लिक सर्वेंट को, लोक सेवक को कि काम करना पड़ेगा मेरा। और सबसे बड़ी बात जो सामान्यतः आप लोग देखते होंगे कि मोबाइल कान में बात करते हुए रोड पर जा रहा है, पीछे से मोटरसाइकिल चलाते हुए मोबाइल छीन लिया, चैन गले में से निकाल लिया। तो इसका हम लोग केस दर्ज होता था पुलिस के द्वारा 379 में ही, 378 में जो चोरी की परिभाषा है। टेक्निकली अगर आप जाएंगे तो चोरी की जो परिभाषा है उसके अंतर्गत ये स्नैचिंग नहीं आता था, न लूट होता था, न डकैती होता था, न चोरी ही होता था। तो इसके लिए कानून की ज़रूरत थी, तो स्नैचिंग के लिए धारा 304 लाया गया है। इस प्रकार भारतीय न्याय संहिता में इस उपबंधों का समावेश करके कहीं न कहीं जो आज के सोसाइटी में वर्तमान समय में जो ज़रूरत थी उसको पूरा किया गया है। तो लोगों के हित में कहीं ना कहीं लोगों के अधिकार मजबूत हुए। हाँ, इसमें मौलिक अधिकारों की भी सुरक्षा हो गई है, जैसा कि पहले ही आपको बताया, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को इंश्योर किया गया है और जब जुरिस्डिक्शन को भी कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबल बनाया गया है, जिससे लोगों के अधिकारों की रक्षा की जो गारंटी की गई है उसमें कहीं से कोई रुकावट ना आए, चाहे उसका अतिक्रमण ना हो। अच्छा, एक अहम सवाल है जो मॉब लिंचिंग है। मॉब लिंचिंग में एक जो उसमें सज़ा का प्रावधान दिया गया है, यानी जो अधिकतर जगह देखा जाता है कि हुड़दंग मतलब कोई अगर आंदोलन चलते रहता है उसके आड़ में असामाजिक तत्व आ जाते हैं और वो ऐसा घटना कर देते हैं कि जो वो हिंसक हो जाता है उसके आड़ में। तो कहीं ना कहीं ऐसे करने वालों का जो सज़ा का इसमें प्रावधान है वो क्या है? उसमें मृत्युदंड है, आजीवन कारावास है एवं जुर्माना है। मतलब मॉब लिंचिंग करने, हुड़दंग करने वालों को अब मृत्युदंड तक दिया जाएगा। उसमें स्पष्ट प्रावधान है मृत्युदंड का, आजीवन कारावास का और साथ साथ जुर्माना का भी। बिल्कुल, तो आपने सुना, इस वक्त हमारे साथ बातचीत कर रहे थे अधिवक्ता थे, सीनियर अधिवक्ता रत्नेश भारद्वाज जी थे, लॉयर
क्रिमिनल के लॉयर भी है और लॉ कॉलेज में प्रोफेसर भी है। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि यह जो समावेश किया गया है, नए जो धाराएं इसको शामिल किया गया है, जो 3 नए आपराधिक कानून को आज से लागू हुआ है, यह कहीं ना कहीं लोगों के लिए फायदेमंद है। और अब जो पुलिस पर एलिगेशन लगता था कि कोई भी सामान को जो है पुलिस बेवजह उसे सटाकर और निर्दोष को फंसा देती है, अब इस नए कानून को आने से अब ऐसा कुछ नहीं होगा। यह कहीं ना कहीं लोगों के लिए फायदेमंद है। इसके बारे में बस इतना ही, और खबर के लिए देखते रहिए द मीडिया वाला। धन्यवाद।